तो बेटा आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या होता है बेटा? सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की नीड क्या है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी भी कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम ना 3 चीजें पढ़ते हैं। पहला क्या बेटा? पहला ये कि वो रिएक्शन अपने आप होती है या नहीं होती। जो भी रिएक्शन अपने आप होती है उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं होती वो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। का मतलब ना इम्पॉसिबल नहीं है। क्या बोला? जैसे मान लो कोई इंसान जिंदा है, मर गया, अब मर के वापस जिंदा होना, दिस इज इम्पॉसिबल प्रोसेस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस होगा तो सही बट वो अपने आप नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखा है? whenever we study a chemical reaction we are concerned with 3 aspect of it। पहला एस्पेक्ट क्या होता है बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का सिर्फ यही मतलब होता है कि हर वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है दैट इज योर फिजिबल, मतलब कि स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप नहीं हो रही वो नॉन फिजिबल, मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। और ये बात बताने के लिए हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। तो उस चैप्टर में हमने स्पॉन्टेनिटी चेक करी थी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता था तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो तो इक्विलिब्रियम। उसके बाद जब मुझे ये पता लग जाता है कि रिएक्शन अपने आप हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं उस रिएक्शन के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। अब जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं वो 15 मिनट पढ़ के ही सैचुरेट हो जाते हैं, वो भाई बहुत पढ़ लिया। कुछ ऐसे होते हैं 1 घंटे पढ़ के भी सैचुरेट नहीं होते, कुछ 2 घंटे पढ़ के भी सैचुरेट नहीं होते। पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं ये, पर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट टेल्स अस दैट हाउ फार, मतलब रिएक्शन कब कितनी आगे तक अपने आप प्रोसीड करेगी। 30%, 40%, कितना होकर के वो सैचुरेट होता है। इसके लिए हमारा जस्ट अगला चैप्टर था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, जो हम पता लगाते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। जब ये दोनों एस्पेक्ट हमारे हो जाते थे तो तीसरा एस्पेक्ट हमारा आता था काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स अस दैट विद व्हाट स्पीड द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, ये चैप्टर हमारे को ये बताएगा कि रिएक्शन की हमारी स्पीड क्या है और कितनी तेजी से रिएक्शन कोई होती है, उसको अगर स्पीड स्लो है तो बढ़ाने के क्या फैक्टर्स हैं। तो यहां पर चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो रिएक्शन अपने आप हो रही है उसकी स्पीड, आप कितनी स्पीड से वो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इस साइंस को बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये वाला भी आप लिख लेना, पहले हम समझ लेते हैं। अब काइनेटिक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं किसी रिएक्शन की, इसके कुछ मेजरमेंट्स के ना हमारे पास तरीके हैं। तो मान लो मैं एक रिएक्शन लेता हूं, सपोज N2। मान लो N2 3H2 से रिएक्ट करता है और बनाता है बेटा 2NH3। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक्स समझने के लिए, अगर आपसे ये पूछूं यहां पे N2 का एक मॉलिक्यूल सपोज यूज हो रहा है, इसका कितना यूज हो रहा है? सपोज एक मॉलिक्यूल यूज होता है, तो उस केस में H2 के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? भाई इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, अरे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो उसके कितने यूज होंगे? 3 मॉलिक्यूल। और अगर इसका एक यूज हुआ तो इसके 3 यूज हुए। क्या मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन जिस स्पीड से खर्च हो रहा होगा, हाइड्रोजन उसकी 3 गुना ज्यादा स्पीड से खर्च होगा। क्यों? क्योंकि मान लो इसका एक मॉलिक्यूल यूज हुआ, उसको 3 यूज होना पड़ा। इसके 10 हुए, उसके 30 हुए। इसका 1 मोल हुआ, उसका 3 मोल। तो क्या मैं कह सकता हूं जितनी स्पीड से ये खर्च हो रहा है उसकी 3 गुना ज्यादा स्पीड से हाइड्रोजन खर्च हो रहा है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। और चेक करना जिस स्पीड से ये खर्च हो रहा है, अगर ये इसका एक मॉलिक्यूल यूज हुआ तो इसके कितने बने? 2। तो अगर मैं बोलूं इनकी इंडिविजुअल स्पीड कुछ ऐसी है कि भाई तू जिस भी स्पीड से चल रहा है ना, इस भाई को 3 गुना ज्यादा स्पीड से चलना पड़ रहा है, और तुम जितनी स्पीड से खर्च हो रहे हो तू तो 3 गुना ज्यादा स्पीड है। अब क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 का रेशियो है ना, तो तू जिस स्पीड से खर्च हो रहा है प्रोडक्ट तो बन रहा होगा ना, तो ये उसकी दुगनी स्पीड से बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल खर्च हुआ तो 2 बने। अरे बोलो भाई। अब देखो, एक तो होता है आपकी इंडिविजुअल स्पीड्स, कि इनकी इंडिविजुअल स्पीड क्या है। एक होती है ओवरऑल स्पीड। ओवरऑल स्पीड, जो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड होती है, वो चाहे आप इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, ओवरऑल बराबर आएगी। अब चेक करके देख, मान ले मैं ये मान लूं कि जिस स्पीड से ये चल रहा है
जिस स्पीड से ये चल रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि वही स्पीड इसकी भी आए, तो मेरे को ये जितनी स्पीड से चल रहा था उसे 1/3 करना पड़ेगा ना। भाई समझ के देखो यार, मैं सिंपल आपको क्या कह रहा हूं, मैं इतनी बात आपको कह रहा हूं कि मैं ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो होता है ना, ओवरऑल रिएक्शन का रेट वो सबका क्या आता है, चाहे आप इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, बराबर आएगा। पर वो बात अलग है, इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स अलग है। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैं नॉर्मली यूं चल के जा रहा हूं, ऐसे नॉर्मल चल के जा रहा हूं, और एक छोटा बच्चा चल रहा है, तो मेरी जो चलने की नॉर्मल स्पीड है, क्या बच्चा भी उसी स्पीड में चलता होगा? बच्चे के लिए वो भागना हो गया, तो मैं तो नॉर्मल चल रहा हूं, पर बच्चा उसी को इक्वलाइज करने के लिए भाग रहा है। अरे बोलो, है? तो यहां पर भी वही है, ओवरऑल एक स्पीड होती है, वो चाहे इससे निकालो इक्वल आती है, बट वो बात अलग है, इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स अलग अलग है। तो हमारे को ना दोनों स्पीड निकालनी आनी चाहिए, ओवरऑल भी आनी चाहिए और इंडिविजुअल भी। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल स्पीड निकालने के लिए मैं जो फ्रेज लिखता हूं वो होता है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्या लिखते हैं भैया? रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, या इसी चीज को और हम क्या लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी चीज को और हम क्या लिख देते हैं, सिंपली रेट। इसी चीज को और सिंपली क्या लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ROR। मतलब इन सारी चीज को इनसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब आप रिएक्टेंट, अच्छा आपको ये बात भी पता है, रिएक्टेंट खत्म हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की। अब अगर मान लो आप ओवरऑल रेट N2 के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, तो कैसे निकलेगी? इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1। तो आप, क्योंकि N2 है ना, तो ये होगा माइनस जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड कर दिया, अरे 1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है कि उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में चेंज इन टाइम। अब जो रेट ये भाई सब देंगे, सेम ओवरऑल रेट आपको ये वाला देगा। पर चेक करना, ये तो 3 गुना ज्यादा तेज खर्च हो रहा था ना, तो इसके बराबर करने के लिए इसको क्या करूं? डिवाइड। क्यों डिवाइड करूं? अगर आपको ये वाली बात नहीं भी समझ आई ना, क्यों डिवाइड करूं, तो फिलहाल इतना याद रखना कि जब आप ओवरऑल रेट निकालते हो, तो ओवरऑल रेट में जो आपके कोफिशिएंट होते हैं उससे क्या कर देते हो? डिवाइड। मींस अगर ये ओवरऑल रेट आपको ऐसे दे रहा है, तो अगर आप ओवरऑल रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में टाइम। अब जो आंसर इसने दिया था, सेम आंसर ये देगा। अच्छा अब बता, अगर तुझे प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में निकालना होता तो क्या करते? माइनस नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जब वो बन रहे हैं तो यहां पर क्या लिखूंगा? +1/2 डेल NH3 और ये डेल का क्या मतलब है बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो ये आपका आया रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये बात समझ में आई? अच्छा एक चीज और लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, या ध्यान देना तसल्ली से। अगर मान लो मैं चाहता हूं मैं इनके इंडिविजुअल स्पीशीज का रेट निकालूं। किसका? इंडिविजुअल। मान ले ये मेरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ले चलते हैं आगे। या लिख लिया, मैं चाहता हूं, मान लो मुझे लिखना है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है सपोज। तो बेटा पता है इसी चीज को और कैसे शो कर सकते हैं? इसी चीज को शो कर सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन की जगह एक नया वर्ड ला सकते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अच्छा इसकी जगह और कोई वर्ड बन सकता है? ओए कम होने को और क्या बोल सकते हैं? कंजम्पशन, डिसअपीयरेंस, और कुछ डाल देना, वो भी आ जाएगा। तो ले दे करके इसका फ्रेज क्या होगा यहां पर? अब देखो, क्योंकि ये भाई साहब तो 3 गुना ज्यादा तेज खर्च हो रहे थे ना, तो अभी यहाँ पे कोफिशिएंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे?
माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय टाइम। और मान लो अगर मेरे को प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का रेट निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3। अच्छा, इसको ना एक चीज और लिख सकते हैं क्या? इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, रेट ऑफ H2। क्या बोला है? बताया है रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन? बताया है? नहीं, सिर्फ क्या बोला? रेट किसका निकालो। आप चेक करो वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है ना, तो मतलब कंजम्पशन का ही पूछ रहा है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3, या तो लिख देंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3, या सेकंड क्या पूछ देंगे बेटा? रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, या फिर और क्या लिख देंगे? रेट ऑफ NH3। और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, कोफिशिएंट नहीं कंसीडर करना, प्लस डेल NH3 बाय डेल टी। इज दैट क्लियर? तो अभी आप क्या करेंगे? बता क्या कह रहा है सर। मेरे जैसे आपने पिछले वाले में कंसीडर करा था कोफिशिएंट को, हाँ कि मतलब जैसे उसमें डिवाइड कर दिया था, हाँ आगे तो हमें पता कैसे लगेगा किस कोफिशिएंट को कंसीडर? देखो, जब आप ओवरऑल रेट निकाल रहे हो, वो आपने सुना है, ये बात सुनी, असली मजा सबके साथ आता है। हाँ, ये सब टीवी का बहुत है ना यूज डायलॉग है, असली मजा सबके साथ आता है। तो जब आप सब निकाल रहे हो, मतलब ओवरऑल रेट निकाल रहे हो, तो आप सब कंसीडर करोगे, ठीक है। उसमें कोफिशिएंट भी आएगा। जब आप ओवरऑल नहीं निकाल रहे तो सबको मत करो, तो क्या छोड़ोगे? कोफिशिएंट ही छोड़ दो। समझ गए? इसको अभी आप लिखना चालू करो बेटा, एक एक चीज लिखना। क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन क्या लिखा है? यहां पर लिखा हुआ है कि इन अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट क्या बना वो मेरे को नहीं बता रहा, मुझे वो सिर्फ इतना बता रहा है कि 2A था जो कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा? प्रोडक्ट में। कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A थी वो कहां से कहां डिक्रीज हुई बेटा? वो थी 0.5 मोल पर लीटर से कहां चली गई बेटा? वो चली गई 0.4 मोल पर लीटर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो घटी है, पर इसके लिए टाइम क्या लिया? इस सारी कॉन्सेंट्रेशन घटने के लिए उसने जो टाइम लिया, इसके लिए टाइम लिया उसने 10 मिनट्स। चाचा आप किसी में भी ले सकते हो, आप किसी में भी ले सकते हो। अगर आप मिनट्स लोगे तो पर मिनट आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई 60 से करके सेकंड लोगे तो पर सेकंड आ जाएगा। वो किसी में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो भैया ध्यान देना, क्या रहा है? कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो रेट कैसे निकालेंगे बेटा? अब क्योंकि रेट वो बात नहीं कर रहा है, वो यू तो कह नहीं रहा इंडिविजुअल का निकालो, तो अगर आपको उसने इंडिविजुअल वर्ड नहीं बोला तो आप ओवरऑल निकालोगे। तो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बेटा? ओवरऑल रिएक्शन। मेरे भाई ध्यान देना, जो कह रहा था मेरे को ये एक बार बता दो क्या लिखा है। आपने पूछा था ना सेकंड पेज पे क्या लिखा है, भैया तसल्ली से ध्यान दे। आप बताओ, ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट घटते हैं तो घटने के लिए माइनस आएगा। तो आपने रेट के लिए एक्सप्रेशन क्या डाला बेटा? यहां पर आपने डाला माइनस। और क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है, क्योंकि आप ओवरऑल निकाल रहे हो तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन, बेसिकली चेंज इन टाइम का मतलब क्या होता है? उस ड्यूरेशन का टाइम क्या था? तो अब ये क्या आ जाएगा आंसर? -1/2। और बेटा चेंज क्या होता है? चेंज आपका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और डिवाइडेड बाय टाइम 10 मिनट्स। तो नीचे मिनट्स आ गया, ऊपर आ गया बेटा मोल पर लीटर। बोल बेटा, ये बात समझ आई? अरे बोलो। तो अब ये इसे कैसे लिखेंगे, याद ध्यान दे। तो रेट आपका फाइनल क्या निकल के आएगा? आप जानते हो ये बाहर लिखा है -½ और नीचे क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस होना है तो -0.1 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 10 और यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर पर मिनट। आप चाहते तो इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो इस टाइम को आर में कन्वर्ट कर लो।
तो कुछ भी निकाल सकते हैं भैया। बस मुझे ये बता दे, क्या आप ये मान सकते हो कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई? अरे बोलो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाओगे तो ये 200 हो गया, इतने मोल पर लीटर पर मिनट। बता बेटा, कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन किस लेवल का है? क्वेश्चन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लेवल नहीं है, ठीक है। एक इसको लिख लेना, पहले समझ लो, तसल्ली से समझ लो पहले। एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूं ऐसा सा, ये रहा आपका इंटेक्स क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है घर से। और भैया अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को एक बात बताओ। अरे रुक जा लाला, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तसल्ली से सुनो। क्या आप किसी इंसान को ये देख के बता दोगे कितनी स्पीड में खाना खाता होगा? सिर्फ देख के तू क्या ही खाता होगा, पता चलो तुम्हारी पलक झपकी, भैंस की मुझ खा गया 35 किलो खाना। आप देख के बता सकते हो? अब पलट नानी कहीं तो बाद में कहो नहीं जी बता देंगे, देखो ये तो तुमने बोला ही नहीं था। बताओ एनी चांस कि आप देख के बंदा बता दो कि बहुत खाता होगा या तेजी से खाता होगा, स्लो खाता होगा? ना जी ना, मतलब श्योरिटी के साथ बता सकते हैं? बता सकते हैं। मान लो आप किसी इंसान के साथ आप 1 साल से रहते हो, सिचुएशन है आप किसी इंसान के साथ 1 साल से रहते हो। अभी हर बंदे का ना एक नेचर होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो खाने में ही करते रहते हैं, दूसरी के 4 दिन के भी भूखे होंगे तो भी पूछोगे खाएगा? ये नहीं, ये मेरी टाइप है कि मैं बहुत ज्यादा खाने पे ध्यान, वो तो लग ही रहा होगा तुम्हें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरपेट खा के भी बैठे होंगे, उनसे बोलोगे मोमोज खाएगा, ले आ, ओ भाई साहब इतने मोमोज की प्लेट नीचे आती ही होगी, वो मोमोज खत्म। ऐसा होता है, समझ रहे हो? कई बार स्कूल की कैंटीन में होता है कि चाउमीन अभी नीचे रख के जा ही रहा था, ऐसे चाउमीन उठाई और हवा में ही खत्म। ये हमारे कॉलेज में होता था। मतलब दिस टाइप के खब्बू लोग। तो समझ लाला, मेरी बात सुन, ओए मेरी बात सुन। अब ये बताने से मतलब क्या है? ये बताने से मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट निकालना एक एक्सपेरिमेंटल काम है। आप देख के नहीं बता सकते, अच्छा तू तो लग रहा है रिएक्शन बड़ी तेज प्रोसीड होती होगी, ऐसे नहीं बता सकते। पर एक चीज होती है जिसका नाम होता है रेट लॉ। क्या होता है? अबे रेट ऑफ लॉ नहीं, रेट लॉ। जब आप किसी रिएक्शन का रेट लॉ निकाल लेते हो, तब अब आपको उसका स्पीड पता लगाने के लिए ना हर बार रिएक्शन को करके देखना जरूरी नहीं है। वंस किसी रिएक्शन का रेट लॉ जो कि निकलता तो एक्सपेरिमेंट सही है, पर अगर वो निकल गया तो आप कॉपी पेन पे भी देख के बता सकते हो कि इतनी इतनी कंसंट्रेशन ली है और इतनी स्पीड से रिएक्शन चलेगी। आपको पता है हम इंसानों को ना हर तरीके से रहना आता है। अगर हमारे पे अपार पैसे आ रहे होंगे, बहुत पैसे, यू मान लो इतने पैसे कि मैं बोल भी नहीं पा रहा, तो तुम कैसे जियोगे? घड़ी पहनेंगे 200 करोड़ के, जूते पहनेंगे 500 करोड़ के, हमें वैसे भी रहना आता है। और मान लो हमारे पे बिल्कुल पैसे ना आ रहे हो तो हमें तो भी जिंदगी जीनी आती है, थोड़े बहुत आ रहे हो तो थोड़े बहुत में भी आती है। तो समझो किसी रिएक्शन का अगर रेट लॉ मान लो निकल चुका है, वो रेट लॉ निकलता है एक्सपेरिमेंट सही है, बट वंस मेरे को वो रेट लॉ मिल गया तो अब मैं रिएक्शन का रेट बता सकता हूं। आप चाहे कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो रिएक्शन रिएक्टेंट्स की, आप बता सकते हो कितनी स्पीड से जाएगी। उस रेट लॉ को निकालने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब वो जो रेट लॉ की मैं बात कर रहा हूं वो वर्क कैसे करता है पहले उसे समझ लेते हैं बेटा। या मैंने हेडिंग डाल दी रेट लॉ। मान ले बेटा मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 है ना, डेरिवेशन कोई है ही नहीं, रेट लॉ की कोई डेरिवेशन नहीं है। मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क कि आपसे डेफिनेशन पूछ ली, वो पूछते हैं। तो अब ध्यान देना, मान ले आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालना है, तो पहली बात रेट लॉ हमेशा रिएक्टेंट की टर्म्स में निकलता है, प्रोडक्ट की टर्म्स में। तो रेट लॉ कैसे निकलता है? यू विल राइट रेट। अबे ये रेट लॉ लिख रहा हूं, अब जो लिख रहा हूं, कोई पूछे ना इसका रेट लॉ बताओ, तो आपको क्या करना है? पहले रेट लिखना है और रेट के आगे कांस्टेंट डालना है विच इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। उसके बाद जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है, जितने भी स्पीशीज है, उनका स्क्वायर ब्रैकेट में करके कॉन्सेंट्रेशन लिख दो और हर स्पीशीज के ऊपर एक पावर x, एक के ऊपर पावर y। और हो सकता है ये जो वैल्यू x और y की है
ये इनके कोफिशिएंट के बराबर हो या फिर ना हो। ये इसका क्या हो गया, रेट लॉ। अबे क्या हो गया ये, हाँ ये कोई भी फ्रैक्शनल भी हो सकता है, रैशनल, इरैशनल, जीरो, नेगेटिव, कुछ भी। और तेल लेने का ये बात क्या होते हैं, बस पहले तू ये बता, तुझे ये पता लगा कि नहीं पता लगा कि जरूरी नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो ये वही हो। और समझना किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ जो होता है वो अधूरा है अगर आपको इन एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता तो, और यही वैल्यू निकालने का तरीका हमें सीखना है। चलो एक रिएक्शन और दे रहा हूं, है अरे वैल्यूज होती हैं वो तो बताऊंगा ना अभी। अगली रिएक्शन है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। भैया मदद करियो जरा इसका रेट लॉ लिखने में, बोल कैसे लिखेंगे रेट लॉ, रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के NO की पावर x O2 दी पावर, वेरी गुड, दिस इज द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा एक और लाते हैं, एक और बढ़िया सी रिएक्शन लाते हैं। कौन सी लाऊं बताऊं, ए देख मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मॉल ए स्मॉल बी कोएफिशिएंट है इसका बी, स्मॉल सी कोएफिशिएंट है सी का, ये मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे। क्या बना रहे आई डोंट नो, भैंस की पूंछ जब यूज ही नहीं हो रहा, यूजलेस बंदा। यहाँ ध्यान दे, रेट इज इक्वल्स टू के, अरे तू गरीबों को माफ कर दे, नहीं अभी मत माफ कर, बोलो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, के कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट ए कौन सा ए, बड़े वाला, बड़ा ए, वेरी गुड, कौन सा ए, बड़ा ए की पावर स्मॉल एक्स, कोई भी अरे कोई भी एक्स चलेगा मेरे लाल। अगला बोल यहाँ पे बड़ा भी छोटा भी, बड़ा भी छोटा कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हें, सब बड़ा, सब बड़ा है, क्या बात है। सी बड़े वाला की पावर, और डब्ल्यू भी लिखोगे तो नाराज नहीं होने का यूं मामला। बिल्कुल। अब क्या ये एक्स वाई जेड ये स्मॉल ए बी सी के बराबर होगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। बट एक चीज है, अरे रुक जा, वो एक चीज क्या है वो मैं बता देता हूं। पेपर में आपसे अगर कोई पूछे रेट लॉ क्या है, रेट लॉ हमारा रेट का एक्सप्रेशन है। क्या है ये, रेट का एक्सप्रेशन। उसमें क्या दिया जाता है रेट लॉ में, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ईच मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अरे हर रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, अरे बोलो विद ईच टर्म रेज टू सम, एंड द पावर मे और may not be equal to the stoichiometric coefficients as given in the balanced chemical equation। ये पेपर में आपसे 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं, दोबारा सुन ले है। अरे छोड़ना यार, वही छोटा सा क्वेश्चन बता दूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर पहले मन ने यू बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई जो मैंने अभी बोली, बोलो। मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात बोली, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कद्दू दिखाई दे रहा है, इसको यहां से उठाते हैं और इसे लेके चलते हैं अगले पन्ने पे, ठीक है, और फिर अपन इसे आराम नाल लिखांगे, ठीक है। और लिखना क्या है, लिखने वाला भैया, और लिखने से पहले पढ़ो क्या लिखा है, rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of what beta, in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। got it? तो भैया अभी आप कहां से लिखना चालू करेंगे, आप लिखना चालू लिखोगे यहां से, क्या छूटा था, ये कर लिया था है? अरे लिखना आराम से लिख भाई, तू टेंशन मत ले। बेटा यहां सुनना, अभी क्वेश्चन आता है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ अगर निकालूं तो कैसे निकालूं, तो वो रेट लॉ निकालने की तरकीब क्या है, क्या ध्यान देना स्टेटमेंट द्वारा समझा देते है।
बेटा देख तो सही, कुछ बढ़िया सी चीज तू समझने वाला है। तेरे को ये वाली बात समझ आ गई मतलब तुझे रेट लॉ की एक्सप्रेशन भी समझ आ जाएगा। देख यहां पे एक रिएक्शन है 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस। अब मेरी बात सुनना बेटा छोटी सी, क्या आप इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख सकते हो? सर आप ध्यान देना, इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? रेट इज इक्वल टू के NO की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x, O2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर y। अभी मैंने बोला कि जब तक x और y की वैल्यू नहीं मिलती तब तक सब मेरे लिए क्या है? बेकार है। अब यहां ध्यान से देखना भैया, बनी भैया देखना, यहां पर ये कह रहा है आपको इनिशियल कंसंट्रेशन NO और O2 के पहले 0.3 मोलर ली, तो रेट जैसे निकालते थे ना रेट, अब कैसे निकालते थे? -1/2 DNO बाई डेल्टा NO बाई डेल्टा T। तो निकाला उन्होंने, रेट आया 0.096। फिर उन्होंने देखा इसकी वैल्यू डबल करी बट ये डबल नहीं किया। अरे क्या बोला? इसकी वैल्यू डबल करी बट ये डबल नहीं किया, तो रेट थोड़ा सा इंक्रीज आया। अरे बोलो। फिर अगले में क्या किया? ये वैल्यू सेम रखी, इसको डबल किया तो कुछ और इंक्रीज आया। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं NOO2 और रेट की वैल्यू ना पुट करके 4 इक्वेशन बना लेता हूं। अरे बोलो। और मुझे निकालना क्या है? मुझे x और y वेरिएबल ही तो निकालना है। तो आओ देखो कैसे करेंगे। यहां पे मैं सबसे पहले रेट की वैल्यू 0.096 डाल रहा हूं और यहां के NO की कॉन्सेंट्रेशन भाई कितनी है? 0.30 की पावर x, 0.30 की पावर, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे ये पहली इक्वेशन बनी, क्या ऐसे ही दूसरी तीसरी चौथी नहीं बनेगी? आप हाँ, ये हम गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन ये उठाई और ये उठाई और टाइम नोट किया। हाँ ये वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मतलब ये मान लो इनमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। हाँ ये कांस्टेंट होती है फॉर अ गिवन रिएक्शन। हाँ ठीक है। अगली अगली वैल्यू लिख बेटा, क्या आएगी? 0.384 के, इसकी वैल्यू डबल कर दी, इसकी पावर x, और ये वैल्यू 0.30 की पावर, क्या मैं मान लूं ये सेकेंड इक्वेशन है? ऐसी थर्ड लिख बेटा, 0.192 इज इक्वल टू के 0.30 की पावर x, 0.60 है। हाँ एट अ गिवन टेम्परेचर और एट, हाँ मतलब कुछ गिवन कंडीशन के लिए कांस्टेंट है। हाँ हाँ क्योंकि सेम रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन का जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तब तक इनका के सेम रहेगा। अब तुझे एक बात बताता हूं, तुमने ये वाली बात सबने पढ़ रखी है बेटा, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे R कांस्टेंट होता है, तुम अगर V बढ़ाते हो तो R बढ़ता है या I बढ़ता है? I इस हिसाब से बढ़ता है ताकि R कांस्टेंट रहे। तो आप V कितना ही बढ़ा लो R नहीं बढ़ रहा, तो वैसे ही है इस पूरी रिएक्शन में, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा लो रेट पे फर्क पड़ेगा, K पे फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो उसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि K कैन नेवर चेंज, K कैन चेंज बट इट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर्स, नॉट ऑन दी कॉन्सेंट्रेशंस। बिल्कुल पढ़ने हैं इस चैप्टर में, बिल्कुल पढ़ने हैं। हाँ एक टेम्परेचर है और भी है, और भी है। चले आगे। अब अच्छा चौथी रिएक्शन भी, चौथा भी लिखना होता है बट मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इतने से ही आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड मैं यहां पे आपको लिख करके क्या दे रहा हूं, डिवाइड करो इक्वेशन 1/2 से, डिवाइड इक्वेशन 1/2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? अरे कैलकुलेट करने के तरीके हैं। अब देख डिवाइड करके मिलेगा क्या, ये 0.3 की पावर y, 0.3 की पावर y सेम है, कट जाएगा।
ये के सेम है, कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अबे जो सेम था काट ही दूंगा, एलिमिनेशन बेसिकली कर रहे हो। डिवाइड इक्वेशन बाय 1/2, तो उनको डिवाइड 1/2 से डिवाइड। हाँ, डिवाइड 1/2। हाँ 1/2। वाओ, ब्रेनली हो यार कसम से तुम। लिखो यहाँ पर, तो यहां बचा आपके पास 0, अतरंगा कलर आ गया, 0.096 डिवाइडेड बाय 0.384 यहां आया, और यहां पे आया 0.30 की पावर x और 0.60 की पावर x। अब क्योंकि दोनों की पावर x है तो मैं होल पावर x लिख सकता हूं। वो 1/4 हो जाएगा, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2 की होल पावर x है। तो अब x की क्या वैल्यू रखे, विच एम्प्लाइज x की वैल्यू, ओ बाय लक बाय चांस वाली बात है, x की वही वैल्यू आ गई जो इसका कोफिशिएंट है। लॉग मतलब लॉग क्यों लेना है, नो 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 नो, मैं बता रहा हूं, या ध्यान दे, 1/2 में पावर क्या लगाऊं ताकि 1/4 हो जाए। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन वैसे में अबे ये करते हैं नहीं, आपको इतने टिपिकल आएंगे ही नहीं जिसमें इजीली ना निकल रहा हो, टेंशन मत ले। आपको वो चाहते हैं बस ये मेथड पता होना चाहिए, रेस्ट वो आपको टिपिकल कैलकुलेशन नहीं देंगे। ये समझ आया। अब जैसे आपने 1 और 2 को डिवाइड करा सो दैट आपके y वाले एक्सप्रेशन कटे थे, अगर आप 1 और 3 को करोगे तो x वाले कट जाएंगे। अब आप 1 और 3 डिवाइड कर रहे हैं, ये 0.30 की पावर x, 0.30 की पावर x कट नहीं जाएगा है। तो अगला क्या है, यहाँ ध्यान देना, हाँ, डिवाइड इक्वेशन 1/3 हाँ, कई सालों से वही आ रही है, 0.096 डिवाइडेड बाय 0.192, और यहाँ क्या मिलेगा 0.30 की पावर y अपॉन में 0.60 की पावर y, विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आई, 1। तो जो हमारा रेट लॉ था क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के NO की कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन पावर। तो देखो भैया ये रेट लॉ मिल गया। अभी आप इसे लिखना चालू करो, आज हम इतना ही करेंगे। टेबल क्यों नहीं बनानी सर, जी सर NCERT से ही चिपकाई है। लिखो बेटा,